हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे, वहाँ से यदि कंटिन्यू करें जहाँ पे दो टाइप के मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। दिस इज गोइंग टू बी टाइप 3। टाइप 3 मैकेनिज्म में रिएक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और केवल एक ही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग यानी स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है और रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हमें डिराइव करके लाना है। मैकेनिज्म में 3 स्टेप दिए हुए हैं, 2 रिवर्सिबल है, 1 इरिवर्सिबल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकेंड स्टेप स्लोवेस्ट हमको पता है। स्लोवेस्ट स्टेप पता हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं पता हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल यहाँ पता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूँ तो रेट क्या हो जाएगा? स्लोवेस्ट स्टेप से लिखेंगे K3 इंटू I माइनस इंटू HOCl। हमेशा जब भी हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो स्लोवेस्ट स्टेप को ही पकड़ना होगा, अनलेस कि दिया ही नहीं हो स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, तो K3 इंटू I माइनस इंटू HOCl, ये इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि HOCl एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ना हमारा रिएक्टेंट है ना हमारा प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो रिमूव करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे पास फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K2 इज इक्वल टू HOCl इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई OCl माइनस इंटू H2O। यहाँ से मैं HOCl कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ जो कि आएगा K1/K2 इंटू OCl माइनस इंटू H2O डिवाइडेड बाई OH आयन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। नाउ फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what we can get is rate is equal to K3 into I minus into HOCl। अब मैं HOCl लिखूंगा K1/K2 into OCl minus into H2O divided by OH minus। ठीक है, now this is coming out to be K3 K1/K2 into OCl minus into H2O into I minus divided by OH minus। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ K1 into K3/K2 into H2O into OCl minus इंटू I माइनस डिवाइडेड बाई OH आयन। क्योंकि H2O यहाँ पे एक तरह से सॉल्वेंट है, एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं कांस्टेंट मान लूंगा। तो ये कांस्टेंट और ये तीनों कांस्टेंट को मैंने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी OCl माइनस इंटू I माइनस अपॉन OH माइनस। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर निकालना हो तो OCl माइनस के रिस्पेक्ट में 1, I माइनस के रिस्पेक्ट में 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, कई सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो ऐसे रिएक्शंस में कभी हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना हो तो क्या ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहले हम किसी स्टेप को पकड़ के रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे स्टेप 1 में N2O5 डिकम्पोज हो रहा है और स्टेप, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसको अवॉइड करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ से लिखने में। यहाँ से लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, बिकॉज O2 इज द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 लिखूं फ्रॉम द स्टेप 2, तो दिस कैन बी रिटन एज dO2/dt इज इक्वल टू K3 इंटू NO3 इंटू NO2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके अंदर NO3 एंड NO2 में सिर्फ मेरा NO2 एक प्रोडक्ट है, NO3 मेरा इंटरमीडिएट है। तो मैं चाहूँगा इसको मैं रिप्लेस करूँ। अब मेरे पास एक तो तरीका है इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन लगा दूँ, यहाँ दिया हुआ है। दूसरा तरीका है स्टडी स्टेट। इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन बहुत आसान है आप लोग करना, एक बार मैं स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा के बताता हूँ। तो चलिए, स्टडी स्टेट में हमारे पास 2 इंटरमीडिएट मिलेंगे, एक तो आपका है NO3 और एक हो सकता है NO भी कहीं आ जाए पिक्चर में, तो दोनों के लिए मुझे लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैं NO3 की कैलकुलेशन करने के लिए सोचता हूँ, तो अप्लाई
स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन फॉर NO3। तो क्या निकलेगा, NO3 फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकेंड स्टेप में जा रहा है एंड थर्ड स्टेप में इसका कोई काम नहीं है, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेप से इसका मैं रेट लिखूंगा। तो NO3 का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन का रेट हो जाएगा K1 इंटू N2O5 माइनस K2 इंटू NO2 इंटू NO3 एंड सेकेंड स्टेप में रिएक्ट कर रहा है माइनस K3 इंटू NO2 इंटू NO3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। मैं यहाँ लगाया हूँ dNO3 अपॉन dt इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से कैलकुलेशन करिए NO3 के लिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ K1 इंटू N2O5 माइनस K2 प्लस K3 इंटू NO2 इंटू NO3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे NO3 कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी K1 इंटू N2O5 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 इंटू NO2, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे NO3 की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, जो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। तो लेट्स सी क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we get, rate of reaction which is equal to dO2 upon dt is equal to K3 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है K1 N2O5 डिवाइडेड बाई K1 K2 प्लस K3 इंटू NO2। ये तो हुई NO3 की कॉन्सेंट्रेशन और NO2 ऑलरेडी आ रहा है, तो ये NO2 कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो गया एंड आई विल गेट dO2 अपॉन dt इज इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू N2O5। और क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गया dO2 अपॉन dt इज इक्वल टू दिस। सो इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द रेट लॉ एक्सप्रेशन इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट स्लोवेस्ट स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म दिया हुआ है और इस पूरी मैकेनिज्म में सिर्फ मुझे इतना निकालना है कि C का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो C का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C सिंपली लिखना है। तो जहां जहां डिसअपीयरेंस हो रहा है वहां पे प्लस लगाने का, जहां अपीयरेंस हो रहा है वहां माइनस लगाने का। तो ये हो जाएगा, यहां पे ये बन रहा है तो आई वुड राइट माइनस K1 इंटू A इंटू B, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्री स्टेप हैं, तो जो इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। हर एक एलिमेंट्री स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही ऑर्डर होगा। तो K1 इंटू A इंटू B, सेकेंड में ये रिएक्ट कर रहा है यानी डिसअपियर हो रहा है, तो प्लस से लिख दूंगा मैं K2 इंटू B इंटू C एंड देन अगले में भी डिसअपियर हो रहा है तो K3 इंटू A इंटू C हो गया, राइट। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, खाली रिएक्शन को देख करके रेट एक्सप्रेशन लिखना है। लेट्स ट्राई वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, NO2 और O3 का रिएक्शन होकर के N2O5 और O2 बन रहा है, राइट। और इसकी दो मैकेनिज्म दी हुई है, पहली ये है और दूसरी ये है, और बताना है कि कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म NO2 और O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 बता दी। यानी ऑर्डर ऑलरेडी NO2 और O3 के लिए डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ ये बताना है कि विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज इनकंसिस्टेंट विद द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लेट्स ट्राई। मैं एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करता हूँ। देखिए, अगर मैं पहली रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँ, क्योंकि पहली रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला ही स्टेप RDS है, स्लोवेस्ट स्टेप, राइट। तो स्लोवेस्ट स्टेप जब भी पहला होता है तो हमें किसी प्रकार के डेरिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज फर्स्ट स्टेप विल नेवर कंटेन इंटरमीडिएट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू NO2 इंटू O3 एंड वी कैन चेक NO2 और O3 दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो पहला मैकेनिज्म तो सर्टेनली फॉलो करेगा ही करेगा। क्लियर। दूसरा मैकेनिज्म के बारे में चेक करते हैं। क्योंकि इसमें पहला स्टेप रिवर्सिबल है
और फास्ट है, सेकंड स्लो है। तो एक बात तो तय हो गई कि हमें सेकंड स्टेप से RDS लिखना है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, तो सेकंड स्टेप से मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसको मैं K4 लिख देता हूँ, अलग अलग रेट कांस्टेंट माने हुए हैं। तो फ्रॉम सेकंड स्टेप, as second step is RDS, I can write rate of reaction is equal to K3 into NO2 into O। और क्योंकि O एक इंटरमीडिएट है इसलिए इसको तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। अच्छी बात यह है कि हमें पहले स्टेप में, सेकेंड मैकेनिज्म के पहले स्टेप में रिवर्सिबल स्टेप दिया हुआ है, तो आई कैन ईजिली अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। तो फ्रॉम सेकेंड स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेकेंड मैकेनिज्म क्या मिलेगा, आई कैन राइट K1 अपॉन K2, ये Kc हो गया, कैन बी रिटन एज O2 into O divided by O3। यहां से O का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल जाएगा, O का कॉन्सेंट्रेशन हो गया K1 अपॉन K2 इंटू O3 अपॉन O2, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट, यहां से O का वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो रेट इज इक्वल टू K3 इंटू NO2 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो, K1 K3 अपॉन K2 इंटू NO2 कॉन्सेंट्रेशन, O3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई O2 कॉन्सेंट्रेशन, यह आया फाइनल रेट। इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो एक बात तो तय हो गई कि NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। हालांकि मैकेनिज्म डिफरेंट होने से एक खास बात इसमें इंट्रोड्यूस हो गई कि O2 की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकती है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन है कि NO2 और O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 and 1 है, वो तो पूरा हो ही रहा है ना। तो ये मैकेनिज्म भी ऑर्डर 1 1 बताता है NO2 और O3 के रिस्पेक्ट में। तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया C। 1 and 2 हमने यहाँ से हटा दिया था, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे गिवन है फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म, ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म दी हुई है एंड 3 स्टेप दिए हुए हैं, पहला फास्ट है, लास्ट वाला फास्ट है, सेकेंड वाला स्लो है। तो इट इज गोइंग टू बी RDS एट एनी टाइम C कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉन्सेंट्रेशन, यानी C जो बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कभी आपको स्टोइशियोमेट्रिक, यानी ये इतने सारे पार्ट हैं इस मैकेनिज्म के बेसिस पे, सिंपल हैं, इनके आंसर्स देने हैं। तो कभी स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन लिखनी हो तो मैकेनिज्म में सारे स्टेप्स को ऐड करना होता है, यानी मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स को ऐड करते हैं तो फाइनल स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन अपने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखिए C और C कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही आपका D और D कैंसिल हो जाएगा और A और A कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन अपनी क्या आ गई, B प्लस B, यानी कि 2B प्लस F इज इक्वल टू 2E। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, फाइन। तो कभी भी आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो मैकेनिज्म की हेल्प से तो यही तरीका होता है कि जस्ट ऐड ऑल द स्टेप्स यू गेट ओवरऑल रिएक्शन। एट पार्ट बी, विच स्पेसीज इफ एनी एक्ट एज अ कैटलिस्ट। यूनिक बात है ये, यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड A है आपका फर्स्ट स्टेप में यूज होता है और आखिरी स्टेप में निकल जाता है, ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट या इंटरमीडिएट दोनों ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन फाइनल जो रिएक्शन आती है उसमें अपीयर नहीं होते। लेकिन कैटलिस्ट की खास बात ये होती है कि नॉर्मली कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में ही अपीयर होता है और आखिरी स्टेप में निकलता है। तो ए आप देखिए, ए इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट वो होता है जो बनता है किसी न किसी स्टेप में, ए बना नहीं। ए को लेकर के रिएक्शन को स्टार्ट किया और फाइनली ए को एलिमिनेट कर दिया, दैट मीन्स ए इज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ए बिकम्स अ कैटलिस्ट। पार्ट सी में पूछा है कि इस रिएक्शन में क्या कोई इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट वो होते हैं जो किसी स्टेप में बनते हैं और किसी और स्टेप में यूटिलाइज हो जाते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो पहले स्टेप में ही यूटिलाइज होते हैं और कहीं किसी और स्टेप में निकल जाते हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट
किसी एक स्टेप में बनेगा और किसी और स्टेप में जाके यूटिलाइज होगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, एक तो पहले स्टेप में C बन रहा है, अगले स्टेप में यूज हो रहा है तो C इज एन इंटरमीडिएट। फिर सेकेंड स्टेप में D बन रहा है और अगले स्टेप में यूज हो रहा है, D इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में D आ भी नहीं रहा है। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट हो गए? कंपाउंड C एंड कंपाउंड D। पार्ट डी में बात करेंगे, हमें लिखना है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर RDS। कैन यू चेक RDS इज द सेकेंड स्टेप। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड स्टेप कैन बी रिटन एज K2 इंटू B इंटू C। ठीक है, सिंपल, इतना ही लिखना है। जब भी कोई रिएक्शन का स्टेप स्लोवेस्ट हो वही RDS होता है, और उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं दे आर द ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? पार्ट ई में ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है, यानी ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्योंकि पार्ट डी में जो हमने रेट लिखा है उसके अंदर इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट हमें रिमूव करना होगा। एंड क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप रिवर्सिबल नहीं है तो आई हैव नो ऑप्शन अदर देन टू अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन फॉर C। तो आई कैन राइट dC अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब आप देखो dC यानी C फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकेंड स्टेप में जा रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज K1 इंटू A इंटू B। सेकेंड स्टेप में रिएक्ट कर रहा है तो K2 इंटू B इंटू C इज इक्वल टू 0। तो K1 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू K2 इंटू B इंटू C। तो B कैंसिल हो गया यहाँ से, C कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपका K1 इंटू A अपॉन K2। इसको इक्वेशन 2 डाल दो और इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब यदि मैं इक्वेशन 2 से C का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दूं तो मुझे एक्चुअल रिएक्शन का ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल आएगा। तो चेक करिए कैसे करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू B इंटू C। अब मैं C की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा K2 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहाँ से K2 B की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी है, यहाँ से K2 कट गया तो रेट इज इक्वल टू K1 A इंटू B, ये आ गया। ठीक है, तो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका हो गया रेट इज इक्वल टू K1 इंटू B। एंड अगर लास्ट पार्ट करना है ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो यहीं से लिखेंगे। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, पार्ट F ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। A के रिस्पेक्ट में 1, B के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर जो है वो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके सम से निकालते हैं। वी हैव डन दिस 1 + 1 इन 2। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा एक एलिमेंट्री बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स का पूरा यूनिट समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसको हम सेपरेटली अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।